टैक्स, ये शब्द सुनते ही ना कई बार थोड़ा सिर घूमने लगता है। सही कहा ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम सब मिलकर भारतीय टैक्स सिस्टम के इस उलझे हुए धागे को एक एक करके सुलझाएंगे और बिल्कुल आसान बना देंगे। मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, डिडक्शंस, इतने सारे शब्द हैं। अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो भाई वो अकेले नहीं है, ये बहुत आम बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब समझना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है? चलिए इस पूरी उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, सरकार जो हमसे टैक्स लेती है ना, उसके दो मुख्य तरीके हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सोचिए, टैक्स के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में फर्क बहुत ही सीधा सा है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो हम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, और जब हम पैसा कमाते हैं तब हम देते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। तो एक है खर्च पर और दूसरा है कमाई पर। सिंपल। ये उदाहरण इनडायरेक्ट टैक्स की पूरी कहानी बता देता है। सोचिए, कोई भी व्यक्ति चॉकलेट खरीदे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उस पर लगने वाला जीएसटी बिल्कुल बराबर होता है। कमाई में कितना भी फर्क क्यों ना हो, टैक्स वही रहता है। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा अनुचित है, लेकिन दूसरी तरफ ये सिस्टम को बहुत सरल भी बना देता है। अच्छा, अब उस टैक्स की बात करते हैं जिससे हमारा सामना लगभग रोज होता है। रेस्टोरेंट के बिल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह ये मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। तो सवाल यह है कि क्या हर चीज पर एक जैसा जीएसटी लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसे थोड़ा संतुलित बनाने की कोशिश की है। जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं जैसे कि सब्जियां, उन पर कोई टैक्स नहीं, जीरो। और जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे सिगरेट या महंगी गाड़ियां, उन पर सबसे ज्यादा 28% टैक्स लगता है। मतलब सीधा सा है, जरूरत पर कम टैक्स और शौक पर ज्यादा। जीएसटी में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। इसका काम बड़ा आसान है, ये पक्का करना कि एक ही चीज पर बार बार टैक्स न लगे। यही नहीं, ये टैक्स चोरी रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि हर बिजनेस को क्रेडिट लेने के लिए अपनी खरीद और बिक्री का पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। इसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स ने बन और पैटी खरीदने पर जीएसटी दिया। फिर जब उन्होंने हमें बर्गर बेचा तो उन्होंने हमसे जीएसटी लिया। अब आईटीसी की वजह से मैकडॉनल्ड्स सरकार को पूरा जीएसटी नहीं देगा, वो सिर्फ अंतर का भुगतान करेगा। मतलब जो जीएसटी हमसे लिया उसमें से वो जीएसटी घटा देगा जो उसने पहले ही चुका दिया है। इससे टैक्स सिर्फ उस वैल्यू पर लगता है जो उन्होंने बढ़ाई है, पूरी कीमत पर नहीं। चलिए, तो हमने खर्च पर लगने वाले टैक्स यानी जीएसटी को तो समझ लिया। अब बात करते हैं कमाई पर लगने वाले टैक्स की, यानी इनकम टैक्स की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए, हाल ही में लगभग 7.4 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया, लेकिन उनमें से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि उनकी आय पर कोई टैक्स ही नहीं बनता। इसका मतलब यह हुआ कि देश का इनकम टैक्स असल में एक बहुत ही छोटा समूह चुका रहा है, जो उनके योगदान को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। इनकम टैक्स ना दो तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी सैलरी से टैक्स पहले ही कट जाता है और फिर वो बचे हुए पैसे खर्च करता है। लेकिन अगर किसी का अपना बिजनेस है तो वो पहले अपने बिजनेस के सारे खर्चे निकालता है और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। तो ये बिजनेस के खर्चे आखिर हैं क्या? खैर, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, या फिर बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली कार की कीमत में जो गिरावट आती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सरकार बिजनेस को ये छूट इसलिए देती है ताकि वो इस पैसे को वापस बिजनेस में लगा सकें, उसे और बढ़ा सकें और नए रोजगार पैदा कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, जो हर टैक्स भरने वाले के मन में होता है। ओल्ड रेजीम चुने या फिर न्यू रेजीम? यहाँ पर ना एक सीधा साधा चुनाव है। ओल्ड रेजीम में टैक्स की दरें ज्यादा हैं, लेकिन अगर कोई निवेश करता है, होम लोन लेता है, तो उसे बहुत सारी छूट यानी डिडक्शंस मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू रेजीम में टैक्स की दरें तो कम हैं, लेकिन छूट लगभग न के बराबर है। सरकार का मकसद सिस्टम को सरल बनाना है, तो ये एक तरह से सरलता बनाम बचत का चुनाव है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि अब न्यू रेजीम ही डिफॉल्ट ऑप्शन है, जब तक कि कोई खुद से ओल्ड रेजीम ना चुने। अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है,
इसे ध्यान से सुनिए। अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसके पास हर साल अपनी पसंद बदलने की आज़ादी है। वो हर साल चुन सकता है कि उसे किस रिजीम में रहना है। लेकिन अगर किसी का अपना बिजनेस है तो ये फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। एक बार न्यू रिजीम में जाने के बाद उसके पास वापस ओल्ड रिजीम में लौटने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका होता है। तो अब असली सवाल यही है, क्या कम टैक्स दरों के साथ एक सरल सिस्टम बेहतर है या फिर निवेश करके और डिडक्शंस लेकर ज्यादा टैक्स बचाने की योजना बनाना? उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद हर कोई अपने वित्तीय भविष्य के लिए एक ज्यादा सोचा समझा और बेहतर फैसला ले पाएगा।